तो मैंने आप लोगों को पीछे की वीडियो में फिजिकल यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन बता दिया था और इस पार्ट 2 में हम लोग केमिकल यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर का। चलिए यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारा सबसे पहला टर्म आता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? तो मोल फ्रैक्शन किसी एक कंपोनेंट का मोल और सारे कंपोनेंट के मोल के अनुपात को ही मोल फ्रैक्शन कहते हैं। The ratio of moles of any one component and moles of total number of component is called mole fraction. That is, mole fraction is the ratio of moles. It is represented by x। ये इस चिन्ह द्वारा इसे सूचित किया जाता है, रिप्रेजेंटेड किया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं चाय। और ये यहाँ पे लिखा हुआ है x और नीचे में सॉल्यूट लिखा हुआ है, इसको हम लोग पढ़ते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और नीचे में ये लिखा हुआ है x और इसके नीचे सॉल्वेंट, और इसको हम लोग पढ़ते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस में मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बराबर होगा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बट्टे मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस में मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम लोग N1 मान लेते हैं और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को हम लोग N2 मान लेते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा N1 अपॉन में N1 प्लस N2 और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा N2 अपॉन में N1 प्लस M2। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, जब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को हम लोग जोड़ते हैं तो हम लोग जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जो कि बराबर नहीं होगा, तो मतलब जोड़ते हैं हम दोनों को, ठीक है। ये चिन्ह गलती से बराबर नहीं कर दिया गया है, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बराबर में ये हम लोगों ने इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ दिया। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का जो हमारा वैल्यू होगा वो 1 हो जाएगा। इससे हम यहाँ पे प्रूव हो गया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 1 होता है। यानी यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बराबर में 1। यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बराबर 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये एक बहुत ही बड़ा एक फॉर्मूला है, इसे अच्छे तरीके से याद रखिएगा क्योंकि ये हमारे न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा काम आता है और ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछा जाता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का जोड़ कितना होता है, तो 1 होता है, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जो है वो कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकता, यानी अकेला कोई भी 1 के बराबर नहीं हो सकता है, और ना ही सॉल्वेंट कभी भी 1 के बराबर हो सकता है। यानी मोल फ्रैक्शन ना तो 0 हो सकता है और ना ही 1 हो सकता है किसी भी कंपोनेंट का, ठीक है, सॉल्यूट या सॉल्वेंट का। मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट कैन नॉट बी 0 और 1 और नेगेटिव एंड मोर देन 1। ना 0 हो सकता है, ना 1 हो सकता है, ना नेगेटिव हो सकता है, यानी ना माइनस में हो सकता है, और ना ही 1 से अधिक हो सकता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट विल बी मोर देन 0 एंड लेस देन 1। यानी मोल फ्रैक्शन कभी भी 0 और 1 के बीच में ही होगा। ये भी VBI ऑब्जेक्टिव है, आप लोग याद कर लीजिएगा। जिस भी कंपोनेंट में वॉल्यूम दिया रहेगा वह टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, बाकी का कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। मोल फ्रैक्शन इज यूनिट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ यूनिट मोल फ्रैक्शन इज यूनिट एंड डायमेंशन लेस। अच्छा, मोल फ्रैक्शन जो है वो यूनिट और डायमेंशन लेस होता है, यानी मोल फ्रैक्शन का ना तो यूनिट होता है और ना ही इसका डायमेंशन होता है। मोल फ्रैक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। मोल फ्रैक्शन जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया, ऊपर में आप लोगों ने पढ़ा था कि जिस किसी भी टर्म में वॉल्यूम आएगा सिर्फ वही टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, लेकिन मोल फ्रैक्शन में कहीं भी वॉल्यूम का टर्म हमें देखने को नहीं मिला, इसीलिए वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। That is, as the temperature increases or decreases, mole fraction will remain unchanged. सॉल्यूट हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। सॉल्यूट मान लिया हम लोगों ने x ग्राम और मोलर मास हम लोगों ने मान लिया W1 ग्राम, और सॉल्वेंट हमारा है y ग्राम, तो मोलर मास हमारा हो जाएगा W2 ग्राम। मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा देन हमारा x अपॉन में W1 और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हमारा हो जाएगा y अपॉन में W2। यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर में x अपॉन में W1 अपॉन में x W1, x बट्टे W1 प्लस में y बट्टे W2। और वैसे ही हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी निकल जाएगा x बट्टे W2 अपॉन में x बट्टे W1 प्लस में x बट्टे W2। यहाँ पे एक हमारा क्वेश्चन आ जाता है, इफ
20 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिजॉल्व इन 36 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो हमारा मोल फ्रैक्शन आएगा वो 0.2 आएगा और वाटर का जो आएगा वो 0.8 यानी 4/5 आ जाएगा। आप लोग निकाल लीजिएगा कैलकुलेट करके। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज कंटेन्स 18% ऑफ ग्लूकोज बाय वेट, व्हाट विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इन सॉल्यूशन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज क्या होगा ये पूछ रहा है। तो सॉल्यूट हमारे पास 18 ग्राम है, सॉल्यूशन 100 ग्राम। वाटर जो हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा वो 100 - 18 यानी 82 ग्राम हो जाएगा। देन मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकालना है, तो 18/180 बराबर 0.1। ये हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया क्योंकि जो मोल होता है वो हमारा होता है गिवन मास अपॉन में मोलिकुलर मास। ग्लूकोज का मोलिकुलर मास 180 होता है और गिवन मास 18 ग्राम था, तो 0.1 हो जाएगा। मोल्स ऑफ वाटर हमारा आ जाएगा यहाँ पे 82/18 इक्वल टू 4.55। ये हमारा आ गया मोल्स ऑफ वाटर। इसलिए ग्लूकोज का हमको निकालना था, तो 0.1 अपॉन में टोटल मोल को जोड़ देना है, तो 0.1 प्लस में 4.55 कैलकुलेशन करके हमारा 0.2 आंसर आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टर्म पे तरफ चलते हैं। मोलैलिटी क्या होता है। मोलैलिटी प्रत्येक किलोग्राम सॉल्वेंट में जितना मोल सॉल्यूट मिला रहेगा उसी को उस सॉल्यूशन का मोलैलिटी कहेंगे। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। मोलैलिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। कैलकुलेशन ऑफ मोलैलिटी, if mass of solvent given in kg, molality equal to mole of solute upon में mass of solvent in kg। mass हमेशा solvent का किस में होगा, kg में होगा। if mass of solvent given in gram, अगर mass given दिया रहे ग्राम में तो molality बराबर हो जाएगा moles of solute गुना 1000 अपॉन में mass of solvent in gram। यूनिट ऑफ molarity is, molality का यूनिट होता है मोल पर kg और स्मॉल m। मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। ये ऑब्जेक्टिव बहुत ही वीवीआई है, आप लोग याद रखिएगा कि कौन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और कौन नहीं करता है, क्योंकि बोर्ड में डायरेक्टली आपको ऑप्शन में दिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। सो वी हैव टू रिमेंबर इट, देन वी कैन सॉल्व क्वेश्चन। ओके, सो that is, as the temperature increases or decreases, molarity of the solution do not changes। तो यहाँ पे हम लोग लेट मान लेते हैं कि सॉल्यूट हमारा x ग्राम है, मोलर मास हमारा w ग्राम है और मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है x/w है। तो सॉल्वेंट हमारा हो जाएगा y kg। तो मोलैलिटी बराबर x/w अपॉन में y kg यानी x/w इंटू y, मोल पर kg। मोलल और m, स्मॉल m और मोलल अगर कहीं दिख जाए तो ये समझ जाइएगा वहां पे मोलैलिटी की बात हो रही है, यानी ये इसका सूचक है, मतलब इसे रिप्रेजेंट किया था मोलल और स्मॉल m द्वारा। तो मोलैलिटी 1 मोलल और 1 m, मोलैलिटी बराबर अगर वो कहीं पे लिखा है 1 मोलल और 1 स्मॉल m तो मोलैलिटी वहां पे कितना होगा, 1 मोल पर kg, यानी सॉल्यूट हमारा हो जाएगा 1 मोल और सॉल्वेंट हो जाएगा 2 kg। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पे लिखा है 2 मोलल और 2m तो मोलैलिटी 2 मोल पर केजी हो जाएगा, यानी सॉल्यूट इसमें हमारा 2 मोल हो जाएगा और सॉल्वेंट 1 मोल हो जाएगा। इफ 20 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिसॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है 20 ग्राम जो कि सॉल्यूट हो जाएगा हमारा, और वाटर दिया हुआ है हमारा 500 ग्राम जो कि सॉल्वेंट हो जाएगा, जिसे हम लोग केजी में चेंज कर लेंगे तो 0.5 केजी हो जाएगा। मोलैलिटी पूछ रहा है तो मोल्स ऑफ पहले हमें मोल्स निकालना पड़ेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो मोल्स हम लोग निकाल लेते हैं गिवन मास अपॉन में मोलिकुलर मास से। मोलिकुलर मास आप लोगों को निकालने आता ही होगा, जितना एटॉमिक मास है सबको जोड़ देना है। सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। टोटल जोड़ के हमारा 40 आ जाएगा, तो 20/40 बराबर 0.5। इसीलिए मोलैलिटी बराबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर हम लोग इसे काटते हैं तो हमारा 1 मोल पर केजी आंसर हो जाएगा, यानी 1 स्मॉल m हमारा आंसर हो जाएगा। लेट अस सी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
An aqueous solution of glucose contains 18% glucose by weight. Calculate molarity of solution. 18% ऑफ ग्लूकोज बाय वेट दिया हुआ है, तो मोलैलिटी पूछ रहा है। सॉल्यूशन हमारा 100 ग्राम हो जाएगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है कि अगर कहीं भी परसेंटेज में दिया रहे वेट बाय वेट, तो सॉल्यूशन हमें 100 ही लेना है। ओके, और सॉल्यूट यहाँ पे 18 ग्राम आ जाएगा हमारा। तो सॉल्वेंट हम लोगों को निकालना था 100 माइनस 18 बराबर 82 ग्राम। इसीलिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारा जो होगा वो हो जाएगा 18/180, क्योंकि ग्लूकोज यहाँ पे हमारा सॉल्यूट है और ग्लूकोज का 180 होता है, तो ये हम भाग दे के निकाले थे 0.1। इसीलिए मोलैलिटी बराबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट गुना 1000 अपॉन में मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, बराबर में टोटल कैलकुलेशन कर लीजिएगा, और कैलकुलेशन करके 1.22 मोल पर केजी आ जाएगा हमारा आंसर। रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, ये बहुत ही वीवीआई है, इसे आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि जेई हो या फिर किसी भी एग्जाम में ये डायरेक्टली आपसे मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन में रिलेशन पूछ लिया जाएगा। आपको सिर्फ मोलैलिटी दे दिया जाएगा और बोलेगा मोल फ्रैक्शन क्या होगा इसका, या फिर आपको मोल फ्रैक्शन दे दिया जाएगा और मोलैलिटी पूछ लेगा। तो आप लोगों को ये रिलेशन याद रखना है, मोलैलिटी बराबर 1000 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे W2 जो है वेट, वो सॉल्वेंट का वेट है, और वो भी मोलिकुलर वेट है। ठीक है, मोलिकुलर वेट है W2, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 1 होता है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बराबर 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यानी यहाँ पे हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के बजाय यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। फॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट सिर्फ दिया रहे तो मोलैलिटी हो जाएगा 1000 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन में 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। फॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के लिए हो तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1000 इंटू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंटू W2, यानी मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। इन वन मोलर, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आता है, इन वन मोलर सॉल्यूशन दैट कंटेन्स 0.5 मोल ऑफ सॉल्यूट देयर इज, तो ये हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ओके, what is the mole fraction of the solute in a 1.00 molality? स्मॉल m मतलब मोलैलिटी, मैंने पहले भी बताया था, एक्वस सॉल्यूशन। इसका आप लोग अगर करिएगा ऑपरेशन, तो करने के बाद आपको आ जाएगा इसका आंसर 0.0177। ओके, देन तीसरा टर्म हमारा आता है मोलैरिटी। मोलैरिटी जिसे कैपिटल M द्वारा सूचित किया जाता है। प्रत्येक लीटर सॉल्यूशन में जितना मोल सॉल्यूट मिला रहेगा उसी को उस सॉल्यूशन का मोलैलिटी कहते हैं। द नंबर ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। कैलकुलेशन ऑफ मोलैरिटी, मोलैरिटी बराबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन इन ml, तो मोल अगर ml में दिया रहे वॉल्यूम, तो x ml बराबर x अपॉन में 1000 लीटर, ये तो हम सबको आता ही है यूनिट कन्वर्जन। तो मोलैरिटी बराबर हो जाएगा हमारा मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। यूनिट ऑफ मोलैरिटी इज मोल पर लीटर, और कैपिटल M और मोलर, वहां पे क्या था यूनिट ऑफ मोलैरिटी का था मोल पर केजी, और स्मॉल m और मोलर। यहाँ पे मोलैरिटी का क्या है, मोल पर लीटर, और कैपिटल M और मोलर। मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। मोलैरिटी जो है सॉल्यूशन का वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन गेट डिक्रीजेज, यानी जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन घटेगा। ठीक है, यानी आप लोग याद रखिएगा कि ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम का टर्म आ जाता है, इसीलिए ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। लेट अस कंसीडर अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट बराबर x ग्राम, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बराबर W ग्राम, इसीलिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा x अपॉन में W।
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम लोग मान लेते हैं VL। तो मोलैरिटी बराबर हमारा आ जाएगा x बट्टे W अपॉन में VL इक्वल टू x अपॉन में W इंटू VL। इफ वॉल्यूम गिवन इन ml, अगर वॉल्यूम हमारा ml में हो तो हमारा मोलैरिटी जो हो जाएगा वो x इंटू 1000 अपॉन में W इंटू VML हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर 1000 होगा तो 100 लिखा गया है, आप लोग इसे 1000 कर लीजिएगा। मोलल और स्मॉल m अगर रहे तो मोलैलिटी याद रखिएगा, और मोलर और कैपिटल M रहे तो मोलैरिटी। ये टर्म बहुत लोग भूल जाते हैं, तो आप लोगों को इसे अच्छे तरीके से याद रखना है, क्योंकि ये बहुत ही PBI होता है। और याद रखिएगा मोलैलिटी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, बट मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। 1 मोलर और 1 कैपिटल M, ठीक है। अगर ये लिखा रहे तो मोलैरिटी हमारा हो जाएगा 1 मोल पर लीटर, सॉल्यूट हो जाएगा हमारा 1 मीटर, और वॉल्यूम 1 मोल, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा 1 लीटर। 5m और 5 मोलर अगर कहीं लिखा रहे तो मोलैरिटी यहाँ पे 5 मोल पर लीटर हो जाएगा, और सॉल्यूट हमारा 5 मोल हो जाएगा, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर हो जाएगा। ट्रिक फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोलैरिटी। यदि किसी भी क्वेश्चन में परसेंटेज W/W और डेंसिटी दिया रहे तो मोलैरिटी के लिए निम्नलिखित फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। इफ परसेंटेज W/W एंड डेंसिटी इज गिवन, सॉल्यूट बराबर मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूट बराबर x% W/W अगर ऐसा लिखा रहे, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन D अगर D ग्राम पर ml दिया रहे, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट W रहे, तो हमारा मोलैरिटी जो हो जाएगा वो डायरेक्टली यहाँ से निकल जाएगा 10dx अपॉन में W। ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा, बहुत जरूरी है, आप लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अब आते हैं ये रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैरिटी। मोलैरिटी और मोलैरिटी में डिफरेंस रिलेशन, ये भी बहुत VBI है ऑब्जेक्टिव के पर्पज से। तो मतलब अगर किसी भी आप लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देते हैं तो उसके लिए ये बहुत VBI है, तो इसे भी आप लोग याद रख लीजिएगा, क्योंकि इसमें भी आपको मोलैरिटी दे देगा और मोलैरिटी पूछ देगा, और मोलैरिटी दे देगा तो मोलैरिटी पूछ देगा, ठीक है। यहाँ पे W जो है वो हमारा देखिए मोलैरिटी बराबर क्या हो जाएगा 1000 इंटू मोलैरिटी अपॉन में 1000 D, जहाँ पे D हमारा डेंसिटी हो जाता है, और माइनस मोलैरिटी इंटू W। यहाँ पे लिखा हुआ W जो है वो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, और D जो है वो डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम है। देन यहाँ पे कुछ नहीं था, खाली था। ये एक अलग से एक VBI पॉइंट है जो कि न्यूमेरिकल में काम आएगा। टू सॉल्यूशन विद वॉल्यूम एंड मोलैरिटी आर गिवन। अगर दो सॉल्यूशन का जो है वॉल्यूम और मोलैरिटी दिया रहे, जैसे कि वॉल्यूम 1 इसका ये एक सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम 1 है, V1 है, और मोलैरिटी M1 है, और एक दूसरा सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम जो है वो V2 है और मोलैरिटी M2 है। तो इन दोनों को अगर हम मिला देंगे तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन का मोलैरिटी क्या आएगा, ये हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, मोलैरिटी बराबर M1V1 प्लस M2V2 अपॉन में V1 प्लस V2। ओके, जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है 2.5 लीटर ऑफ 1m NaOH solution is mixed with another 3 liter of 0.5 m NaOH solution. Then find out molarity of resultant solution. तो यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो ये ऊपर वाला रॉन्ग है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 मान के बना दिया था क्वेश्चन में, तो नीचे वाला बिल्कुल सही है। m बराबर 2.5 प्लस 1.5 अपॉन में 5.5 इक्वल टू 4/5.5, ठीक है। यहाँ पे M1 और V1 प्लस में M2 और V2 यूज किया है, प्लस अपॉन में V1 प्लस V2। ओके, और ये फॉर्मूला से आपका आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर 0.72। और ऊपर वाला मेरा गलत इसलिए है क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 मान के बनाया था, तो यहाँ पे 2 मान के, बट यहाँ पे 1 है, 1 m है, 1 मोलल है, यानी मोलैरिटी है, 1 मोलर है यहाँ पे, इसीलिए। तो आप लोग इससे सही कर लीजिएगा, और नीचे वाला बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा उस क्वेश्चन। आगे है डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? तो द एडिशन ऑफ the solvent to the solution is called dilution of solution.
आफ्टर डाइल्यूशन मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिक्रीजेस, यानी डाइल्यूशन के बाद मोलैरिटी जो है, मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन जो होता है सॉल्यूट का वो घट जाता है, और डाइल्यूशन के बाद मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीजेस, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन जो है वो बढ़ जाता है। फॉर न्यूमेरिकल कैलकुलेशन, यदि किसी भी क्वेश्चन में डाइल्यूशन या फिर डाइल्यूट वर्ड दिया रहे तो मोलैरिटी निकालने के लिए नीचे वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको दिख जाए डाइल्यूटेड वर्ड तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है M1V1 बराबर M2V2, और इससे आप लोगों को आंसर निकाल लेना। इस फॉर्मूला में टर्म देख लीजिए, M1 जो है वो हमारा मोलैरिटी है, और V हमारा V1 जो है वॉल्यूम है डाइल्यूशन के पहले, और M2 जो है वो हमारा मोलैरिटी है, और V2 हमारा वॉल्यूम है डाइल्यूशन के बाद। इसमें से कोई भी एक टर्म आपको छुपा लेगा तो आप लोगों को ये निकाल लेना। यहाँ पे एक क्वेश्चन है NCERT इंटेक्स 2.3 का, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, 30 ml ऑफ 0.5 कैपिटल M H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml। तो बिफोर डाइल्यूशन हम लोग पहले देखते हैं कि V1 कितना है, 30 ml है, M1 कितना है, 0.5 कैपिटल M है। आफ्टर डाइल्यूशन हमें V2 कितना है, 500 ml है, और M2 हमें निकालना है। तो वी नो डैट M1 V1 बराबर M2 V2। यहाँ से हम लोग सारा मान पुट कर देंगे और M2 का मान आ जाएगा 0.03 कैपिटल M। अब आता है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होता है, प्रत्येक लीटर सॉल्यूशन में जितना ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट मिला रहेगा उसी को उस सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी कहेंगे। द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ solute dissolved in per liter of the solution is called normality of the solution. It is represented by capital M and capital N. Normality बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नॉर्मेलिटी बराबर होता है हमारा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अगर लीटर में हो तो 1000 ऊपर नहीं लगेगा, और अगर ml में दिया रहे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो 1000 से ऊपर में हम गुना कर देंगे। नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, यानी नॉर्मेलिटी जो है वो सॉल्यूशन का वो भी डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, क्योंकि नीचे में हमारा वॉल्यूम का टर्म आ रहा है। अब बात करते हैं हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे। ऊपर में फॉर्मूला में तो दे दिया गया है कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, बट ग्राम इक्विवेलेंट निकालते कैसे हैं, तो मास इन ग्राम अपॉन में इक्विवेलेंट मास। तो अब इक्विवेलेंट मास हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि मास इन ग्राम तो हम समझ गए कि ग्राम में मास दिया रहेगा, और कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास जानते हैं कि कैसे निकलेगा। तो इक्विवेलेंट मास के लिए हम लोगों को मोलर मास अपॉन में कैपिटल स्मॉल m रखना है। स्मॉल m क्या है, तो वैलेंस फैक्टर है, या फिर n फैक्टर भी इसे हम लोग बोलते हैं। तो कैलकुलेशन फॉर n, अब हमें n कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा लेंदी है तो आप लोग ठीक से इसे याद रखिएगा, ये भी बहुत ही VBI है, खासकर जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसके लिए। फॉर एसिड, एसिड के लिए अलग होगा। देखिए n बराबर नंबर ऑफ H प्लस आयन गिवन बाय मॉलिक्यूल ऑफ एसिड, नंबर ऑफ H प्लस बराबर बेसिसिटी, n बराबर बेसिसिटी हो जाएगा यहाँ पे। तो HCl में हम लोग देखते हैं H प्लस प्लस में Cl माइनस है, तो H प्लस कितना है, 1 है, तो यहाँ पे हमारा 1 हो जाएगा n का वैल्यू, यानी बेसिसिटी भी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 में यहाँ पे देखते हैं H2SO4, ये भी हमारा एसिड है, तो एसिड के लिए हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे H प्लस 2 और प्लस HO4 2 माइनस, तो यहाँ पे n का वैल्यू 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 H प्लस है, तो बेसिसिटी यहाँ पे हो जाएगा 2। अब हम लोग देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल H3PO4 के लिए, नंबर ऑफ H प्लस बराबर में 3 है, तो n बराबर 3 हो जाएगा, और बेसिसिटी भी हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फॉर बेस, बेस के लिए अगर हम n की बात करें, कैलकुलेशन ऑफ n, तो नंबर ऑफ OH माइनस गिवन बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ बेस, n बराबर एसिडिटी, नंबर ऑफ OH माइनस होता है, तो NaOH में हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ OH माइनस कितना, 1 है, तो n का वैल्यू 1, और एसिडिटी हमारा 1 हो जाएगा। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं CaOH का होल ट्वाइस, तो n का वैल्यू यहाँ पे भी हमारा 2 हो जाएगा, एसिडिटी 2 हो जाएगा। AlOH का होल थ्राइस के लिए लेते हैं तो n बराबर 3, एसिडिटी 3। फॉर सॉल्ट, अगर हम सॉल्ट के लिए लेते हैं तो Na प्लस और Cl माइनस, तो n बराबर टोटल पॉजिटिव वैलेंस ऑफ कैटायन हो जाएगा,
तो NaCl में हमारा टोटल पॉजिटिव जो वैलेंस ऑफ कैटायन है वो 1 है, तो 1 हो जाएगा। AlCl3 में 3 हो जाएगा, MgCl2 में 2 हो जाएगा और SiCl4 में 4 हो जाएगा, यानी n का वैल्यू 4 आप लोग पुट करके वहां से निकाल सकते हैं। अब VBI यहाँ पे आता है रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मैलिटी। मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी में रिलेशन, तो नॉर्मैलिटी बराबर होता है मोलैरिटी इंटू स्मॉल एन, जहाँ पे स्मॉल एन जो है हमारा वैलेंस फैक्टर है, जो कि मैंने अभी आप लोगों को सिखा दिया। ये एसिड के लिए क्या हो जाएगा, बेस के लिए क्या हो जाएगा और सॉल्ट के लिए क्या होगा। तो मोलैरिटी बराबर यहाँ पे आता है नॉर्मैलिटी अपॉन में स्मॉल एन, जो कि एन हमारा वैलेंस फैक्टर ऑफ एन है, ठीक है। यहाँ हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो कि बहुत ही VBI है। यहाँ से जितना पार्ट है वो सब्जेक्टिव वाला है, तो प्लीज इस पार्ट को आप लोग मत छोड़िएगा, क्योंकि ऊपर जितना आप लोगों ने पढ़ा वो कैलकुलेशन वाला पार्ट था, और अब जितना पढ़ेंगे उसमें कैलकुलेशन भी आएगा, और VBI सब्जेक्टिव के लिए 5 नंबरी और 2 नंबरी यहाँ से बहुत ही जरूरी होता है। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। तो अगर आप लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा है तो वो जाके देखिए, दूसरा पार्ट देखिए, और तीसरा पार्ट में आप लोगों को बना के दूंगा, वो देख लीजिएगा, और तीसरा पार्ट में ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। और अगर आप लोगों को और कोई चीज की मदद चाहिए या नोट चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 12th का जितना नोट होगा मैं अपना हैंड रिटन नोट पूरे क्लास का आप लोगों को देने वाला हूँ। तो पूरे चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कॉमेंट जरूर कीजिए।